गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ने जा रहे हैं और उस निबंध का जो विषय है वो है प्रदूषण की समस्या और समाधान। ठीक है। बेटा, आप लोगों का ज़्यादातर प्रश्न क्या होता है कि हम निबंध कितना बड़ा लिखें। तो प्रश्न ये नहीं है कि निबंध कितना मिनट या कितने पन्नों का होना चाहिए। प्रश्न ये है कि आपने उसमें लिखा क्या है, उसके प्रस्तुत करने का ढंग क्या है। तो बेटा, निबंध ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए कि आप पन्ने पे पन्ने 8-10 पन्ने भर रहे हैं, ना ही बहुत छोटा होना चाहिए कि पूरा उसमें मैटर ही ना हो, पूरा व्यवस्थित रूप से लिखा ना गया हो। व्यवस्थित रूप से लिखना ही जरूरी है। सुलेख अच्छा होना चाहिए जिससे पढ़ने में समस्या ना हो। एक ही पंक्ति को बार बार रिपीट मतलब दोहराना नहीं चाहिए। किसी भी निबंध को लिखते हैं सबसे पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। ठीक है ना। सबसे एक तो रूपरेखा लिख लेते हैं। रूपरेखा के अंदर सारी हेडिंग आ जाती है आपकी, जैसे प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गए, प्रदूषण की समस्याएं और उससे हानियां हो गई, उसके बाद समस्या का समाधान हो गया, उसके बाद उपसंहार हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से हम मुख्य बिंदुओं को लिख लेते हैं। उसके बाद एक एक बिंदु को हम पूर्ण रूप से विस्तृत आकार के रूप में लिखते हैं। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि जब हम अर्थ लिखते हैं तो उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। समस्या लिखते हैं, हानियां लिखते हैं तो हमें केवल वही बात लिखनी है। इस प्रकार जब व्यवस्थित रूप से निबंध को हम लिखते हैं तभी ये निबंध अच्छा निबंध कहलाता है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रूपरेखा। रूपरेखा के अंदर हम सारे मुख्य बिंदु लिख लेते हैं। सबसे पहले होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना नंबर 1 पर। नंबर 2, प्रदूषण का अर्थ क्या है। प्रदूषण का अर्थ। नंबर 3 है प्रदूषण के प्रकार। नंबर 4 है प्रदूषण के प्रकार के बाद प्रदूषण की समस्या, प्रदूषण से उत्पन्न होने वाली समस्या और हानियां। प्रदूषण से कौन कौन सी समस्या उत्पन्न होती है और प्रदूषण से क्या क्या हानियां हैं। उसके बाद समस्या का समाधान, हानियां और
बेटा कि हम जो निष्कर्ष निकालते हैं वो उसमें लिखते हैं। ठीक है, तो हमारी समझ से इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई होगी जो हम कहना चाह रहे हैं। तो अब हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। तो जैसा आप जानते हैं सभी बच्चे कि आजकल मानव जो है औद्योगिकरण में फंसा हुआ है। औद्योगिकरण माने उद्योग को बढ़ाने में, और स्वयं भी वह क्या बन गया है, मशीन, पुर्जा बन करके रह गया है। मशीन की तरह वो दिन रात कार्य करता रहता है। वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख पाता है। ठीक है, अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है। क्या है समस्या? प्रदूषण की समस्या। देखिए बेटा, तमाम तरह के प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो रही क्योंकि बहुत सारी ट्रेनरियां खुल गई हैं, बहुत सारे ऐसे औद्योगिक यंत्र चल रहे हैं जिनसे हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। तो ठीक है, तो आप समझ सकते हो इस बात को, हम समझा दे रहे आगे भी कि जो समस्या उत्पन्न है वो कौन सी है? प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। सभी देश क्या कर रहे हैं? इस समस्या की ओर ध्यान दे रहे हैं। और क्या है, इस समय हमारे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो क्या है? पर्यावरण को बचाने की चुनौती है। ठीक है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना आवश्यक है, क्योंकि पर्यावरण ही हमारे अस्तित्व का आधार है। अगर पर्यावरण बेटा अच्छा नहीं होगा तो मानव का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, यदि हमने इस पर्यावरण के जो असंतुलन इस समय है पर्यावरण में, यदि हमने इस पर्यावरण के असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियों को भी कष्ट उठाना पड़ेगा, और वो भी प्रदूषित जल, वायु, मिट्टी, अनाज, इन सब चीजों के कारण अभिशप्त जीवन व्यतीत करेंगे, अर्थात अभिशाप से युक्त जीवन को व्यतीत करेंगे। तब मानव जीवन होगा भी या नहीं? देखो बेटा, हर चीज का एक समय होता है। प्रकृति भी एक समय तक सब कुछ सहकर आपको सब कुछ दे सकती है, लेकिन एक समय के बाद जब असंतुलन बढ़ जाएगा तो ये प्रकृति भी हमारा साथ छोड़ देगी। ठीक है ना, समझ के लिखिएगा, हम आपको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं कि अक्षरशः जो हम आपको बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाइए, भी लिख दे कि मैम ऐसा कह रही है। प्रदूषण का अर्थ क्या है बेटा? तो संतुलित वातावरण में ही देखिए मानव का जीवन जो है विकसित हो सकता है, और पर्यावरण का जो निर्माण होता है वो प्रकृति के द्वारा किया जाता है। प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई पर्यावरण, जो प्रकृति हमको पर्यावरण प्रदान करता है, वह जीवधारियों के लिए अर्थात जिनका भी जीवन है उनके लिए अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण को बिगाड़ कर उसको प्रदूषित कर देते हैं, और यह गंदा वातावरण जो होता है वह जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के प्रदूषित हो जाने को हम प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि, असाधारण माने अत्यधिक वृद्धि हो जाना, और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है, और आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि उससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है।
बेटा प्रदूषण के प्रकार देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है, आप सोशल में भी पढ़ते हो, हिंदी निबंध में भी पढ़ते हो, इंग्लिश में भी पढ़ते हो। जिन्होंने होम साइंस लिया वो होम साइंस में पढ़ते हैं। विषय बहुत व्यापक है। सबसे पहला वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण फैलने के कौन कौन से स्रोत हैं बेटा? अरे जो भट्ठे लगे हुए बड़े बड़े ईंटों के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का धुआं जो है, ठीक है ना, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, हवाई जहाज से निकलने वाला धुआं, और जो एसी हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते, कहते हैं एसी लगा दिया, यह हमारे लिए सुखकारक है लेकिन प्रदूषण बढ़ाती है इसकी जो गैस है वो। तो जैसा आपको पता है कि वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है। किसकी? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन मनुष्य को जीवन प्रदान करती है। जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल में शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु में अनेक प्रकार की हानिकारक गैसें उत्पन्न हो गई हैं, जिसके कारण हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो गया है। उसके बाद आया जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा गया है और यह भी मान सकते हैं कि जल में सभी देवता निवास करते हैं। हम लोग के हिंदू धर्म में तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, हर चीज में ईश्वर का निवास माना जाता है। इसके बिना जीव जंतु, पेड़ पौधे किसी का भी अस्तित्व नहीं है। बेटा पेड़ पौधों में अगर पानी न डाला जाए तो वो भी सूख जाते हैं। किसी जीव को पानी ना मिले तो वो भी प्यासा मर जाता है। मानव को पानी न मिले तो प्यास से व्याकुल हो जाता है, ठीक है ना। तो पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। वायु के बिना तो हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं और जल के बिना शायद हम 1 या 2 दिन जीवित रह सकते, इससे ज्यादा जीवन कठिन होगा। तो जैसा आपको पता है कि बड़े बड़े नगरों में गंदे नाले, सीवर आदि के पानी को नदियों में मिला दिया जाता है और कारखानों का सारा मैला बह करके नदियों में आकर के मिल जाता है, नदियों के जल के साथ प्रवाहित होने लगता है। इससे जल प्रदूषित हो गया है और इससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन खतरे में पड़ गया है। जानवरों का नहलाना, लाशों का बहाना, ये सारी चीजें जल को प्रदूषित करती हैं। ध्वनि प्रदूषण, आज के समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है। ध्वनि प्रदूषण, मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट, विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें, लाउड स्पीकर की ध्वनि, इन सब ने ध्वनि प्रदूषण का जो संतुलन है उसको बिगाड़ दिया है, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर दिया है। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकार, तीव्र क्रोध, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन जैसा मानसिक रोग उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो रही है। रेडियोधर्मी प्रदूषण, देखिए बेटा ये एक ऐसा प्रदूषण है जो कॉमन दिखाई नहीं देता। वैज्ञानिकों के द्वारा बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ी जाती हैं, बड़ा प्रक्षेपण किया जाता है, परीक्षण किए जाते हैं मिसाइलों के, और इसके विस्फोट से जो किरणें निकलती हैं, तेज रेजेस निकलती हैं, वो संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाती हैं और ये रेडियोधर्मी पदार्थ होता है जो वो ये अनेक प्रकार से जनजीवन को हानि पहुंचाता है। अब आया रासायनिक प्रदूषण। तो बेटा कारखाने में बहते हुए अपशिष्ट द्रव्य, मतलब जो हानिकारक द्रव्य हैं, के अलावा जो हमारे खेतों में कीटनाशक, रोगनाशक दवाइयां, रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाते हैं। देखिए हम आगे इसकी दूसरी हेडिंग पढ़ते हैं,
प्रदूषण की समस्या तथा इनसे हानियां। तो बेटा, बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। कारखानों के धुएं से, विषैले कचरे के बहाव और जहरीली गैसों के रिसाव से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार होता जा रहा है। कोई अपंग हो रहा है तो कोई बहरा हो रहा है, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जा रही है तो किसी का जीवन। एक नई चीज आज चल रही है, हमारे मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग, बहुत अधिक इसका भी प्रभाव जनजीवन पर पड़ रहा है। इससे भी अनिद्रा, चिड़चिड़ापन, आंखों में असर आना, आंखों में रोशनी कम होना आदि, ये भी प्रदूषण है एक तरह का। तो किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो रही है, किसी का जीवन नष्ट हो रहा है। विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण ही है। समस्या का समाधान देख लें बेटा हम। तो बेटा, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है वृक्षारोपण। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटान पर भी रोक लगानी चाहिए, क्योंकि वृक्ष क्या करते बेटा, वर्षा को लाने में सहायक है। जब वृक्ष कटते जाएंगे तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो तेज धूप होगी, पृथ्वी का जल शोषित हो जाएगा, तो इससे भी क्या होगा, जल की कमी होगी। ठीक है ना। तो जल वृक्षों के कटाव पर रोक लगानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सके। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकरों आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थों एवं जल को उपचारित तथा शुद्ध करके बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों अर्थात नदियों में मिलने से रोकना चाहिए। अब हम देखते हैं उपसंहार इसका बेटा, अंतिम पैसेज है। प्रसन्नता की बात यह है, कह रहे हैं कि आज के समय में भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। भारत सरकार ने 1974 ईस्वी में जल प्रदूषण निवारण अधिनियम लागू किया था। इसके अंतर्गत केंद्रीय बोर्ड तथा प्रदेशों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गठित किए गए। इसी प्रकार नए उद्योगों को लाइसेंस देने और वनों की कटाई के दिशा में बहुत ही कठोर नियम बनाए गए हैं। इस बात के भी प्रयास किए जा रहे हैं कि नए वन क्षेत्र बनाए जाएं और जन सामान्य को वृक्षारोपण के लिए उत्साहित किया जाए। न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वालों को और ऐसे उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है। यदि जनता भी अपने ढंग से इन कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दे और यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष लगाएंगे, तो निश्चित ही हम प्रदूषण के दुष्परिणामों से बच सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को भी इसकी काली छाया से बचाने में समर्थ हो जाएंगे। तो बेटा, ये निबंध आपको कॉपी में करना है। थैंक यू।